ऐसा नहीं होता कि जनाब आप ड्राई फास्टिंग कर रहे हैं और 16-16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? अब हम बताते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो काम कैसे करती है। ठीक है? इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे काम करती है कि आप एक रेगुलर पीरियड असाइन कर देते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं इस वीक में इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगा, ठीक है? और वो कैसे करूँगा कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इन 3 दिनों में मैं दिन का खाना छोड़ दूँगा और मैं क्या करूँगा, मैं नाश्ता करूँगा सुबह 8 बजे और फिर मैं रात का खाना खाऊँगा 4 बजे, ठीक है? और वो जो खाने के दरमियान जो टाइम है उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक टाइम का सॉलिड मील लेते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप कहते हैं जी मैं नाश्ता करूँगा, मैं एक कॉफ़ी लूँगा और साथ में एक छोटा-सा सैंडविच ले लूँगा। उसके बाद मैं 8 से 12 के दरमियान कुछ नहीं खाऊँगा और 12 बजे मैं या तो कॉफ़ी ले लूँगा या मैं थोड़ा-सा जूस ले लूँगा या मैं सैलेड ले लूँगा। लोग क्यूकम्बर इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं, हल्का-फुल्का सैलेड बना लेते हैं, वेजिटेबल डाइट पे चले जाते हैं या फिश इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो फिर कहेगा कि मैं 12 बजे के बाद 4 बजे तक कुछ नहीं खाऊँगा और वो 4 बजे तक को हल्के-फुल्के नट्स ले लेगा। इसी तरह 4 बजे से 8 बजे तक वो कुछ नहीं खाएगा और 8 बजे वो क्या करेगा, एक चिकन का पीस उठा लेगा और उसको वो फ्राई कर लेगा। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये खुद भी करता रहा हूँ। मैं ये खुद भी करता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं जिम लगाने वाला शख्स हूँ और मैं तकरीबन पिछले कुछ जब मैं अफ्रीका में था कुछ तो वहाँ पर मेरा वेट बहुत गेन हो गया। आई आई वाज़ अराउंड लाइक 98 केजी, ठीक है? तो वो मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था ऑफ कोर्स। मेरी हाइट के हिसाब से होना चाहिए था तकरीबन कोई 82-85 केजी। तो मुझे फिर उसको रिड्यूस करना पड़ा ऑफ कोर्स, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है मैं एक्सरसाइज़ भी करता था और फिर बिल्कुल आप समझ लें कि जैसे वो बड़ी एक नॉर्मल सी डाइट पे आप चले जाते हैं जिसमें आपके बिल्कुल जो कार्ब्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप कार्ब्स को हाँ। खत्म करते हैं बेसिकली। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है देखिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर आपका कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रहा है तो वो बोलेगा भाई राइस खत्म कर दो, ठीक हुँ। है? ये ब्रेड श्रेड जो लेते हो इसको खत्म कर दो, ठीक है? और ये जो आप ये निहारियाँ, पाए, ये सिरी पाए, बोंग पाए, फलाना ये जो खाते हैं आप, ऑयली चीज़ें खाने आप बंद कर दें, ठीक है? सही बात है। तो आप यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड को स्टॉप कर दें आप और प्रोटीन रिच फूड की तरफ आ जाएँ। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे ही और सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वेट लॉस का, वो ये होता है कि आप सैलेड पे आ जाते हैं, वेजिटेबल हुँ। सैलेड पे और वेजिटेबल सैलेड में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन इस्तेमाल कर लें या फिश इस्तेमाल कर लें। अगर कोई वेट लूज़ करना चाहे तो सबसे बेस्ट तरीका है, डू इट फॉर 3 मंथ्स और देखिए आपका वेट कैसे कम होता है। अच्छा, खैर चलें मैं यहाँ वेट लॉस के लेसन नहीं देने आया। अच्छा, नहीं, बात वही है, लोगों को बताना मकसद है ना, कि बिल्कुल। फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल भी लोग कर रहे हैं। अच्छा, वही वाली बात है, जैसे यज़ीद आपने पहले भी कहा होगा, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में, कि भई फास्टिंग अगर ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा रही भी है, तो वो एक मजबूरी थी, ठीक है ना? हुँ, वो कोई अ, आजकल की तरह कोई सिलेक्टिव कोई चॉइस नहीं थी, जैसे अभी यज़ीद ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को थोड़ा-सा डिफाइन किया, कि किस तरीके से करते हैं, क्योंकि वो खुद भी कर चुके हैं ये सब। तो वो एक मजबूरी थी वो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब फूड इतना ज़्यादा नहीं रेडिली अवेलेबल था और उसको अवेल करना बहुत मुश्किल था, हंटर गैदरर्स के टाइम पे, तो वो खुद ही कुछ ड्यूरेशन आती थी इंसानों के लाइफ में, जिसके अंदर या तो वो बहुत उनको कम खाना मिलता था या फिर वो कुछ अरसे जो है वो बगैर फूड के भी सर्वाइव करते थे ना। कोई बिल्कुल। हर्ब्स, श्रब्स, कोई बेरीज़, कोई नट्स हुँ, वगैरह उनको इस्तेमाल करते थे। कोई सॉलिड किस्म का प्रोटीन से भरी हुई कोई डाइट नहीं इस्तेमाल कर नहीं कर करते पाते थे। थे। तो उन ट्रू, उन दौरान एक फास्टिंग की एडप्टेशन आप कह सकते हैं कि इंसान की बॉडी का या इंसान के मेकअप का हिस्सा बनी। हुँ। लेकिन फिर वही बात कि ड्राई फास्टिंग तो भाई वो भी नहीं थी। तो ड्राई फास्टिंग तो बिल्कुल खतरनाक चीज़ है और वो हम करते हैं अभी आगे डिस्कस कि कैसे खतरनाक है। जी, जैसे ये इनकॉग्निटो कह रहे हैं कि शुगर एंड ऑयल अवॉइड करना बेस्ट जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली शुगर को देखिए, चीनी अगर हम मिसाल लें ना, चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, हाँ, यकीन कीजिए।
आप यकीन करें, नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि 10-15 साल हो गए मैंने कभी चीनी की शक्ल भी देखी होगी। बिल्कुल, जो कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर है भाई उसको तो भूल जाएँ अगर आपको हेल्थ चाहिए ना अपनी, एग्ज़ैक्टली। प्रोलॉन्ग किस्म की। हाँ, अपना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो आपको पता है हर एक चीज़ में मौजूद हैं। सब्जियों के अंदर भी किसी न किसी सूरत में कार्ब्स मौजूद होते हैं। वो अलग बात है कि उनका टेस्ट हमें मीठा फ़ील नहीं होता, क्योंकि हुँ, वो कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर्स नहीं है ना उसमें। ये जो बिल्कुल, प्रोसेस सारी चीज़ें हैं जिसमें कॉन्सन्ट्रेटेड शुगर डली हुई होती है और मुख्तलिफ शुगर के डेरिवेटिव मीठे से मीठे डले हुए होते हैं, तो उनको अगर आप लेंगे तो ऑब्वियसली वो एक सिंथेटिक किस्म की, कॉन्सन्ट्रेटेड किस्म की शुगर आप ले रहे हैं। नेचर में तो वो वाली शुगर नहीं एग्जिस्ट करती ना, जैसी हम लोगों ने सिंथेटिक बनाई हुई है, तो वो तो बिल्कुल खतरनाक चीज है वो तो आपके लिए एक्सेस बिल्कुल, में बहुत ज्यादा खतरनाक है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो ये देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करती है, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है? अब नॉर्मल फास्टिंग से इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है? और उसके ईटिंग आवर्स और नॉन ईटिंग आवर्स डिफाइन होते हैं, ठीक है? और वो स्नैक्स ले लेंगे और इस तरह कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये देखिएगा कि आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछे बगैर नहीं कर सकते। ये याफूर भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो वेट गेन कर जाते हैं, पता है सर आपको? उसकी एक वजह है ना यजीद, हाँ। जी, उसकी जी एक वजह बताइए। है। देखें हम सब खुद रोजेदार रह चुके हैं ना अपनी अपनी जिंदगियों में। खैर इंटरमिटेंट तो अभी भी चलती है, लेकिन पहले तो ड्राई वाली फास्टिंग भी की है ना। भाई देखें पैटर्न क्या क्या होता है आपका ना। आप जब स्टार्ट करते हैं फास्टिंग, आप सुबह के वक्त खा रहे हैं, आपकी बॉडी को जिस वक्त खाने की आदत ही नहीं है। कौन सा आदमी जो है वो सुबह के 3-4 बजे उठ के खाता है? मोस्टली लोगों के का ये रूटीन नहीं होता कि वो सुबह के जो है वो 3-4 बजे जो है वो उठ के खाना वाना खाएं। नहीं भाई, फिर मुझसे उसके तो कभी बाद नहीं खाया जाता था, आप यकीन करें बिल्कुल। मैं जब रोज़े रखता था ना, हम्म, तो मैं मतलब मेरे जो मैं अकेला ही था ऑफ कोर्स, तो मेरे जो वालिद साहब थे वो बड़ा गुस्सा करते थे, कि तू खाता कुछ नहीं और तू रोज़ा रख लेता है, ठीक है? हम्म, अब ज़ाहिर है वो मुझे ये भी नहीं कह सकते थे कि रोज़ा ना रख ले, मैं डंडी मार जाता था रोज़ों में, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझसे कभी नहीं खाया जाता था और मैंने ऐसा देखा है लोगों को ठूँसते हुए भाई ओ हो! मैं कहता था यार याजूज-माजूज की कौम अनलीश कर दी है भाई किसी ने रिस्क पे। बिल्कुल भाई। और होता क्या है कि शुरू शुरू के दिनों में बिल्कुल भी आपका मूड नहीं होता ना, खैर वो चीज़ फिर पड़ जाती है आदत। हुँ, लेकिन उसके बाद जब आप अफ्तार कर रहे होते हैं ना, तो आप यूजुअल से ज़्यादा, यानी कि यूजुअल से ज़्यादा आप फैट्स ले रहे होते हैं, यूजुअल से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। ऑब्वियसली प्रोटीन एक महँगी डाइट है, तो प्रोटीन इतने लोगों के इस्तेमाल में नहीं आता है। मोस्टली यही सब चीज़ें होती हैं, जो फ्राइड चीज़ें हो गई या मीठी चीज़ें हो गई। खजूर का देखें ना, खजूर की इम्पोर्टेंस मिसाल के तौर पे अगर इस्लाम वाले रोज़े की बात करें तो खजूर की एक ख़ास किस्म की इम्पोर्टेंस मिलेगी, शहद की एक ख़ास किस्म की इम्पोर्टेंस मिलेगी। फिर ये वाली रिवायात मिलेंगी, रसूल अल्लाह खजूर से रोज़ा अफ्तार करते थे तो आपको खजूर से ही करना है, या शहद से करते थे तो आपको शहद से करना है। इस किस्म की बातें, इस किस्म की मोटिवेशन आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने की मिलेगी। तो आप एकदम से जो सर्ज लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, उस अमाउंट से भी कहीं ज़्यादा, जितनी कार्बोहाइड्रेट शायद आप पूरे साल ना इस्तेमाल करते हो, आप 1 महीने में इस्तेमाल करते हैं। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से लेके हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, डायबिटीज़ हो गई, फिर उसके ऊपर आपने पानी रोका हुआ है, लिक्विड लिक्विड रोका हुआ है। वैसे ही आपके जो है वो गुर्दों की फंक्शनिंग जो है वो 1 महीने की ड्राई फास्टिंग के बाद आप जाके देख लें कहीं भी, कोई भी बड़े पब्लिक जो अस्पताल हैं, आप ज़रा जाएँ, जाके चक्कर लगाएँ वहाँ पे और ज़रा जाके उनके नेफ्रोलॉजी या क्राइनोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाके पूछें कि आपके पास जो न्यू पेशेंट्स आते हैं गुर्दों के, वो कौन-से महीने में आते हैं। तो आपको सबसे सही ज़्यादा रिपोर्ट जो है रमज़ान वो के मिलती महीनों है। में आपको सरकारी बिल्कुल, अस्पताल में लोग नज़र आएँगे, सबसे ज़्यादा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बड़ी सर्ज आती है, नया पेशेंट आता है गुर्दों का, यही ड्राई फास्टिंग की वजह से। जी, बिल्कुल। तो ये बात है कि भाई एकदम से इतनी ज़्यादा एब्रप्ट तरीके की जब आप ईटिंग हैबिट अपनाएँगे तो उसके इफ़ेक्ट्स गलत ही पड़ते हैं, उसका सही इफ़ेक्ट तो मेरे ख़्याल में नहीं नहीं पड़ता कोई भी। भाई आपको ख़ुसूसन जब आज। अपनी बॉडी का पता ही नहीं है, हाँ, आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने ये बताया ही नहीं है कि आपका बॉडी मैस इंडेक्स क्या है,
आपके बॉडी फैट्स क्या हैं, आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपको कितना वेट लूज करना है, कितना गेन करना है, आपके लिवर की सिचुएशन क्या है, आपके किडनी की सिचुएशन क्या है। जब आपको ये पता ही नहीं है, तो आप इस खाई में क्यों छलांग मारेंगे भाई? बिल्कुल भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, आप इस खाई में क्यों छलांग मारेंगे जब आपको अपनी बॉडी का पता ही नहीं है। चले, देखिए, जो आप फायदे बताते हैं ना फास्टिंग के, देखिए, ऐसा नहीं है कि ड्राई फास्टिंग के भी फायदे नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स ड्राई फास्टिंग के भी कुछ ना कुछ फवायद मौजूद हैं, लेकिन वो एक बड़े हेल्दी बंदे के लिए है भाई, ठीक है। और अगर वो ड्राई फास्टिंग करने की, उसको जरूरत क्या ड्राई फास्टिंग करने की? पहली बात तो ये है। एक स्कॉर्चिंग हीट में मुझे ये बताइए कि जब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके मुल्क में लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है, बिजली भी प्रॉपरली नहीं आती, आप स्वेट कर रहे हैं, भाई डिहाइड्रेट होके मर जाएंगे आप। बिल्कुल। आप चलें, एक सर्दियों में तो मैं मान सकता हूं कि आप ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं 12 महीने की, 16 महीने की। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे होते हैं भाई जहां पर 18-18, 22-22 घंटे का रोजा होता है, ठीक है। व्हाई डू यू डू दैट? अपने साथ आप जुल्म कर रहे हैं बहुत बड़ा, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भाई, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं आपको इसकी वजह से यूटीआईज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है आपको। बिकॉज जब आप डिहाइड्रेट करते हैं, तो आपका मोस्टली जो यूरिन है वो बर्न होके निकलता है बाहर, हम्म। क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं भाई। आपको अपने आप को फ्लूइड लेना होता है, इनटेक लेनी होती है, और ये रेगुलर इनटेक होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने सुबह ही 8 गिलास पानी पी लिया और सारा कोटा पूरा हो गया भाई, वो फ्लश आउट हो जाएगा 2 घंटे में भाई। बिल्कुल, एक्सेस वो वैसे ही निकालती है बॉडी पानी। एग्जैक्टली वो आपको सारे दिन थ्रू आउट द 24 आवर्स आपको पानी की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, ऐसा कोई आपके बॉडी में कोई स्टोरेज नहीं लगी हुई है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सेव हो जाते हैं। जितने बॉडी को इस्तेमाल करने होते हैं, जितना पानी आप कंज्यूम करते हैं, उसमें से खास मिकदार इलेक्ट्रोलाइट्स की निकालने के बाद बाकी वाटर आपकी बॉडी में से फ्लश आउट हो जाता है। चाहे आप पूरा ड्रम ही क्यों ना पी जाए, वो आपके सारा दिन नहीं चलेगा। आप ऊंट नहीं है आप। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऊंट नहीं है आप। अच्छा जी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को उससे कंफ्यूज मत मत करें। कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डिफरेंट चीज है, और ड्राई फास्टिंग एक डिफरेंट चीज है। ड्राई फास्टिंग के नुकसानात बिल्कुल बहुत ज्यादा हैं, और इतने नुकसानात हैं कि ये बड़े लीथल हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और बात ये है कि खुदाई हुक्म में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। कायनात का बनाने वाला अगर कोई हुक्म दे रहा तो उसमें प्रॉब्लम क्यों है? उसमें तो 1% भी चांस नहीं होना चाहिए किसी चीज का कि आपको कोई नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब देखिए, सवाल है, हम बाकी फास्टिंग पे तो बाद में जाएंगे। हम पहले देख लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो है वो सेफ है या नहीं है, हम्म। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो टीन एज लोग होते हैं ना, खासकर 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको ये रिकमेंड नहीं की जाती, ठीक है। और आपको ये जैसे तो पता ही है कि इस्लाम में जो फास्टिंग का जिक्र है वो बालिग होने पर है। और औरत कब बालिग होती है? जब उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। लड़का कब बालिग हो जाता है? जब उसको वेट ड्रीम्स आती हैं, तो वो उस वक्त रोजे के काबिल हो जाता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, शरई तौर पे ये मसाइल मौजूद हैं, आपको नजर आ जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक छोटे बच्चे को या बच्ची को ड्राई फास्टिंग करवा के उसके साथ जुल्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होती। ड्राई फास्टिंग तो बहुत दूर की बात है भाई। जो औरतें प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीड पे हैं, दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। ड्राई फास्टिंग तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं होती उनको, इंटरमिटेंट भी रिकमेंडेड नहीं होती। फिर जो टाइप 1 डायबिटीज के लोग हैं जो इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्ट से शो हुआ है कि जो टाइप 2 डायबिटीज के लोग हैं, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ है, ठीक है। हम्म। लेकिन टाइप 1 के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि वो इंसुलिन लेते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई मेडिकल वाला बैठा है तो वो हमें बता सकता है कि जब आपकी बॉडी कंज्यूम होती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी इंसुलिन कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है ना अब्दुल्ला? बिल्कुल भाई, ऐसे ही दैट्स होता वेरी है। डेंजरस फॉर यू।
बॉडी शॉक में चली जाती हाँ है, जहां से भी उसको कहीं से भी कोई लिक्विड की, पानी की, इलेक्ट्रोलाइट्स की उसको वो मिल रही होती है ना, अपना कहीं से भी उसको मिल रहा होता है, तो बिल्कुल। वो वहां से इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है यजीद, के जो ग्लूकोज का जो कंटेंट है, बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दिमाग की जो न्यूट्रिशन है वो तो टोटल है ही ग्लूकोज की ना। तो वो जो यूफोरिया फील होता है ना, आपने ये सारी जो बातें फास्टिंग के साथ जो जुड़ी हुई हैं, उसमें एक यूफोरिया भी होता है ना, एक यूफोरिक सी फीलिंग आती है आपको ना। तो उसको ये लोग कहते हैं, ये ही तो यानी कि वो स्टेट है जब अल्लाह का कुर्ब आपको मिल रहा होता है, या जो भी जिस भी रिलीजन में आप हैं। तो वो यूफोरिक फीलिंग भाई असल में आपके दिमाग की फंक्शनिंग जो है वो कम होने की वजह से होती है, क्योंकि आपने उसको वो जो न्यूट्रिशन की, ग्लूकोज की जो उसको ज़रूरत है आपके दिमाग को, आपने वो उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो उस वजह से एक फीलिंग ऑफ ट्रांसेंडेंस या यूफोरिया आपको जो है ना होता हुआ महसूस होता है। तो वो वैसे तो लोग उनको इन सब चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से यानी कि इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन वो बॉडी के लिए और दिमाग के लिए तो एक ख़तरनाक बात है भाई। वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। अगर उस स्टेट में आप ज़्यादा टाइम रहेंगे तो वही वाली बात है कि आपके जो है वो दूसरे बॉडीली फंक्शंस भी, वो भी जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। जब दिमाग डिस्टर्ब होगा तो मॉडरेशन वाली बात है। मॉडरेशन, क्योंकि इंसान की बॉडी जो है वो कोई इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है कि आपने एक कल्चरल या रिलीजियस वैल्यूज की वजह से एक कस्टम निकाल लिए तो भाई इंसान जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल हो गया है उसके रिस्पेक्ट में। ऐसा कुछ नहीं है भाई। बॉडी पे आपके गंदे इफेक्ट्स पड़ते हैं। और जो एजड लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ना, चाहे वो अपनी एज के लिहाज से सही भी हों। रोज़ा उनकी, यूं समझिए कि एक तो उनके वाइटल ऑर्गन्स वैसे ही धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे होते हैं ना एजड लोगों के, फिर वो रोज़े रखते हैं तो सबसे बड़ा वाइटल ऑर्गन आपका हो गया किडनी, जो कि आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है और दूसरी बहुत सारी चीज़ों, क्या कहते हैं, आपकी बॉडी का समझ लें फिल्टर है ना वो। तो उन सब चीज़ों को जो है वो दुरुस्त फंक्शंस में करने के लिए किडनीज की आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो किडनीज पे बड़ा गंदा इफेक्ट पड़ता है जो एजड लोग हैं, जो यूं समझिए आपके अधेड़ उम्री को पहुंच 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 चुके हैं। और अमूमन हमने देखा है कि ज्यादा रिलीजियोसिटी इन्हीं लोगों में होती है यजीद, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। किन लोगों में जब उस आपने एज को, बोला? किन में, हाँ, किस एज में? ये तो थोड़े अधेड़ उम्री की तरफ जब लोग बढ़ते हैं, जी। एक अपनी जो प्राइम को देख चुके होते हैं, हम्म, तकरीबन 50s या उससे ऊपर की जो हाँ। उम्र होती है, अच्छा, ये तो जब एमडी उस सुहेल साहब कह रहे हैं कि ये कैंसर सेल्स को मारता है अंदर, तो उसको रोजा रखवा लो भाई। इसको प्रॉब्लम है। कैं, कैंसर सेल्स को कैसे मारता है? कैंसर सेल आपकी बॉडी में पहले से थोड़ी मौजूद होते हैं कोई भाई। एग्जैक्टली। कैंसर तो एक म्यूटेटेड चीज है। कोई पहले से कोई कैंसर सेल थोड़ी घूम रहे होते हैं आपकी बॉडी में। एग्जैक्टली। तो भाई ये मेरी इस बॉडी किस्म में क्या की कैंसर सेल्स घूम रहे हैं जो मैं रोजा रखना शुरू कर दूं? अजीब किस्म अच्छा, की बातें हैं। तो ये बात ये है कि देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कोई भी फास्टिंग हो, वो हर किसी के लिए सेफ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो बच्चे 18 साल से कम हैं, डायबिटीज 1, टाइप 1 डायबिटीज, उनके लिए फास्टिंग हो या इंटरमिटेंट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है भाई? पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है इंडिया में तो लोगों को उस वक्त पता चल जाता है जाके जब सत्यानाश मारा जा चुका होता है उनका। बिल्कुल प्रेग्नेंट, और हमारे यहाँ कोई ये हमारे यहाँ कोई ये प्रैक्टिस थोड़ी पाई जाती है कि जाके 6 महीने बाद अपना चेक करवा लेंगे। बिल्कुल भाई, यहाँ तो जब बीमारियां एडवांस होती हैं तब हम जाके दिखाने का यहाँ पे तो हाँ, कॉन्सेप्ट है। और जब बिल्कुल ये सही अजीब बात किस्म की की कोई है प्रियांशी पिकोला ने कि भाई जब आप कैंसर से लड़ रहे होते हैं तो उस वक़्त तो आपकी बॉडी को बड़ी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। आप ड्राई फास्टिंग शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बात की इन्होंने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। बाकायदा आपको लोग बताते हैं कि भाई वॉक शुरू करें, अपनी प्रोटीन्स का ख़्याल रखें, अपने बॉडी में न्यूट्रिशंस का ख़्याल रखें। वो कोई इन्होंने रिसर्च उठा ली है जिसमें पता नहीं किसी ने किया है कि वो कैंसर सेल्स को जनाब डिस्ट्रॉय करेगा, तो पता नहीं क्या लेकर आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने उस रिसर्च की लिमिटेशंस नहीं पढ़ी जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। अच्छा,
प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग औरतें, जैसा कि मैंने पहले कहा, और ईटिंग डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है वो भी ड्राई फास्टिंग और ये चीजें नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि ड्राई फास्टिंग जो है वो सेफ है या नहीं है। भाई, ड्राई फास्टिंग किसी सूरत सेफ नहीं है। इससे आपको बहुत शदीद प्यास लग सकती है, आपको डिहाइड्रेट हो सकते हैं आप, नौजिया हो सकता है आपको, मसल पेन्स तो बहुत कॉमन है ड्राई फास्टिंग में, ठीक है? हेडेक, हम्म, ओ भाई, हेडेक मेरी जान ही नहीं छोड़ता था जब मैं रोज़े रखता था। मेरा सर ऐसा लगता था जैसे फट रहा है। टायर्डनेस, आपको थकावट होती ही होती है। हर्ट बर्न होता है आपका जब आप एकदम खाली पेट खाते हैं, उसके बाद फीलिंग। आप मुझे ये बताइए, जो रोज़े 18-18 घंटे के होते हैं, उनका ईटिंग स्पैन कितना खराब होता है भाई? उनके पास सिर्फ बिल्कुल। 6 घंटे की विंडो है भाई खाने-पीने की। उस 6 घंटे उन्होंने शुरू होने से पहले ठूँसना है और फिर उसके बाद ठूँसना है। आप क्या समझते हैं, उनका ईटिंग डिसऑर्डर होगा या नहीं होगा? सत्यानाश मारा जाएगा भाई। ये देखे ना, एक तो आपने 10-12 घंटे बिल्कुल बॉडी को आप उस स्टेट में ले आए कि वो स्टारवेशन की स्टेट में है ना, आप बिल्कुल, स्टार्व कर रहे हो, ठीक है? बिल्कुल। फिर एकदम से आपने इतना कुछ ठूँस लिया कि जिसमें फैट्स भी हैं, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो भारी मिकदार में है, तो सोचें ज़रा क्या हाल होगा आपका। बिल्कुल। अच्छा, ना उसके आपका बाद ना आपकी डाइजेशन सही से काम काम कर रही होती है। फिर आपको पता है तरावियों में भी क्या सूरत-ए-हाल करते हैं ये लोग, एग्ज़ैक्टली। मोमिनीन जो हैं, उधर भी कोई डिकारें इनफ्रीक्वेंट ले रहा है। यूरिनेशन जो मैंने आपको बताया था, इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बल्कि आपको बर्निंग सेंसेशन तक हो सकती है। हुँ, आपको बहुत सीवियर किस्म की यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? और आपका स्मेल, जो यूरिन है वो डार्क कलर स्मेली होगा बहुत ज़्यादा। आपको डिज़ीनेस होगी, आपको सुस्ती छाएगी और आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल नहीं रहेगी। ये डिसएडवांटेजेस हैं ड्राई फास्टिंग के, ठीक है? अब जो हिस्ट्री है ड्राई फास्टिंग की, वो तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रायर टू एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है वो अराउंड 10,000 बीसी, ठीक है? फूड जो थी वो रेडीली अवेलेबल नहीं थी, ठीक है? तो लोग जो थे वो चंक्स में जो खाना-पीना छोड़ के फिर बेरीज़ वगैरह पे जो गुज़ारा करते थे, ये सारा कुछ होता था, ठीक है? और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात थी। आज भी देखिए हमारी जो रेस है, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली ही है। अरे! अरे बिग बॉय आ जाओ ना, लाइव आ जाओ। यार ये पता नहीं किस किस्म के लोग, लिटिल बॉयज़, ये मुसलमानों में ना एक बड़े इनके अंदर ना वो कीड़ा पाया जाता बैक्टीरिया है। कह रहा है, बैक्टीरिया का क्या आपको पता है? नहीं, हमें नहीं बैक्टीरिया का पता। रसूलुल्लाह को तो क्या आपके रसूलुल्लाह अल्लाह को को भी पता नहीं था पता था बैक्टीरिया भाई। का, हाँ, कुरान और हदीस में लिखा हुआ है बैक्टीरिया क्या होता है। हमें ये चूतिया लॉजिक ना समझाया करो, हमें वो लॉजिक समझाओ जो रसूलुल्लाह को समझ आती थी, ठीक है? हमें ना समझाओ ये। चलें यार, लिंक ओपन करते हैं, ठीक है? जो आएगा साथ-साथ लेते रहते हैं। सही एवें है। फ़ज़ूल किस्म की ना ये अपना मज़ाक ही बनवाने आ जाते हैं यार, बंदा क्या करे इनको। अच्छा जी, मैंने स्ट्रीम खोल दी है, को गुज़ारिश है कि मुसलमान ही जुड़ें, ठीक है? हम उन्हीं से बात करेंगे और ये जो बैक्टीरिया-शैक्टीरिया वाली बातें हैं, ये भी इनसे पूछेंगे कि भाई आप ज़रा बताएँगे कि रसूलुल्लाह ने कहाँ ज़िक्र किया बैक्टीरिया का? मैं ज़रा लिंक भी पिन कर दूँ ताकि जो लोग हैं वो आके देख सकें। जी हाँ, ज़रा रोज़े के मुतालिक रसूलुल्लाह की मेडिकल नॉलेज भी बयान कीजिए, रसूलुल्लाह की और अल्लाह ताला की आके, कि जिसके तहत रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है आप लोगों के ऊपर। ये कुरान तो बस सिर्फ़ ये कहता हुआ नज़र आता है कि रोज़ा तुम पे इसलिए फ़र्ज़ है कि तुमसे पिछलों पे फ़र्ज़ था। अच्छा जी, तो चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं और ये जैसा कि आपको बताया कि ये जो डिफरेंट रिलिजन्स में जो है वो आपको फास्टिंग नज़र आती है, ठीक है? और एंशिएंट फास्टिंग जो है वो आपको 1500 बीसी में वैदिक हिंदू और जैनिज़्म में भी नज़र आती है, ठीक है? और ये आपको बुद्धिज़्म में भी नज़र आती है। जो सिद्धार्थ गौतम थे, वो फास्टिंग करते थे, ठीक है? निर्वाण के मकाम पर पहुँचने के लिए, या आप कह सकते हैं एनलाइटमेंट के लिए, जो भी था। और जो फास्टिंग थी वो रिलीजियस जो मज़हबी लोग थे उनमें काफ़ी कॉमन थी और ये चाइना, एंशिएंट चाइना और ग्रीस में भी
काफी इसके जो है वो आपको नजर आते हैं, इसकी आपको चंक्स मिलती हैं कि ये उधर होती थी, ठीक है। और इजिप्शियन अगली इजिप्शियन लोगों के अंदर भी थी जी, फास्टिंग, अपने लाइसिस मुख्तलिफ, कहते हैं, हाँ, हाँ, लाइसिस और ओसाइरिस के लिए जो है वो फास्टिंग करते थे। तो ये बिल्कुल, अरबियों में तो अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो यजीद इन्हीं लोगों की तरफ से आता हुआ नजर आता है, क्योंकि ऑब्वियसली एशिया से तो इतने ज्यादा कनेक्ट ये लोग नहीं थे ना, ऊपर बिल्कुल, के अफ्रीका के और नॉर्दर्न अरेबिया के इलाकों से, अफ्रीका से शायद फिर भी कनेक्ट हो, और जी, फिर एक हाई हाई कल्चर सोसाइटी थी इजिप्ट की, बिल्कुल, और बड़ा इम्पैक्ट था ना इजिप्ट का, तो वहां से ये सब चीजें ट्रेवल करती भी इन लोगों के अंदर भी आई हैं। फिर ग्रीक लोगों के अंदर तो फिर आपको पता है कि फास्टिंग थी, और बहुत सारी जो इनकी डेटीज थी, हुँ, उसके लिए ये लोग फास्टिंग करते थे। बिल्कुल, तो फास्टिंग का जो एक रिलीजियस जो एक एस्पेक्ट से जो इंसानों में जो फास्टिंग की प्रैक्टिस रही है, तो वो कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, वो बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, हुँ, और एक रिचुअलिस्टिक किस्म की प्रैक्टिस है कि लोग, क्योंकि खुदाओं के बारे में ये कॉन्सेप्ट थे ना कि भाई वो हमसे इसलिए डिफरेंट है कि ना वो खाते हैं ना पीते हैं, और कुछ इसी किस्म का जो है वो कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी मिलता है हमें, जब बिल्कुल, खुदा की डेफिनेशन की बात होती है तो, कि बिल्कुल, ना उसे भूख लगती है, ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँग आती है, ये सारी बातें होती हैं। तो बिल्कुल अपने आप को डिएटीज से करीब करने के लिए लोग जो है वो फास्टिंग का इस्तेमाल करते थे एज ए रिलीजियस रिचुअल के तौर पे। तो इस तरीके से ये वाली प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंसानों के अंदर राइज हुई, और फिर चलती गई, बढ़ती गई आगे। बिल्कुल। ग्रीक्स में भी फास्टिंग थी, ठीक है, रोमन्स में भी थी, ठीक है, इन द नेम ऑफ स्टार जुपिटर, सही है। हम्म अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो सेबियंस थे ना, सेबियंस, इनको सबाइन या साबियंस जो भी हैं, उनका जो रोज़ा है ना वो बिल्कुल इस्लाम जैसा रोज़ा है, ठीक है। बिल्कुल। अरे, we have the knowledge and we have the courage to beat your ass randomly and frequently. Do you have the guts to come line and talk to us? Come live. Come live. अच्छा, सैबियंस जो थे वो फास्टिंग करते थे 30 डेज की, ठीक है। और ये इनकी जो फास्टिंग है ना वो भी इसी तरह थी, सनसेट से लेकर सनराइज से लेकर सनसेट तक, ठीक है। इसी तरह आपको अब एक मजे की बात बताता हूँ, जो ज़ोरोस्ट्रियन थे ना, उन्होंने फास्टिंग को कोई ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किया। वो कहते हैं हम्म कि ये फास्टिंग जो है ना, ये आपको लेथार्जिक बना देती है और आपको निकम्मा बना देती है। और चूँकि ना आपको ये बात है कि आपको काम करना होता है, काम-काज करना होता है, तो इसलिए फास्टिंग आपके लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, चलें जी। अच्छा, एक सबाइयों के अलावा यजीद एक जो मानी इज्म वाले थे, जो मैनकियन जो रिलीजन था, हुँ, उन लोगों की अभी फास्टिंग मिलती है, और हुँ, वो भी इनसे करीब करीब, और उनकी काफी सारी दूसरी भी प्रैक्टिसेस हैं जो इन लोगों में, ये जो आपके नब्ती लोग हैं या हुँ, अरबी बद्दू लोग हैं, हुँ, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की उनकी भी प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं। हाँ, तो मैनकियन जो हैं वो कई तरीके की फास्टिंग करते थे एज ए रिलीजियस, अपनी रिचुअल के तौर पे, हुँ, जिसमें सन और मून के लिए फास्टिंग करना, हुँ, कि जब सन जो है वो अ, अपनी आर्क पे आता था तो उस वक्त ये लोग फास्टिंग करते थे, या जो भी वो उसकी एक डिटेल आपको मिल मिल जाएगी, लेकिन ये है कि इन सब बातों का, इन सब रिचुअल्स का इस्तेमाल दूसरे रिलीजन्स में भी, दूसरी थॉट्स में भी मौजूद था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस्लाम के अंदर कोई ख़ास किस्म की, यानी कि बात हो ये, उससे पहले के भी लोगों में ये सारी प्रैक्टिसेस मौजूद थी। अनीस और जेबी साहब आए हैं जी, कोई इनको लेते हैं। जी, अनीस जेबी साहब अनम्यूट कर लें जनाब अपने आप को। अनीस साहब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, हाँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी हेलो। भाई आ रही है आवाज़। बताइए, मुसलमान हैं सर आप? जी बिल्कुल। सर, पक्के वाले या कच्चे वाले?
सर ये आपकी कैटेगरी बनाई हुई है, बस हम नहीं, हमने कैटेगरी नहीं बनाई, आपसे पूछ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिसिंग है, क्योंकि आपको भी पता है कि कितनी कैटेगरीज हैं, बच्चे तो आप भी नहीं हैं, आपको पता है काफी हाँ कैटेगरीज हैं, ठीक है हाँ जी। वर्किंग है हम, बस जो है पढ़ते हैं, बस मैं ज़्यादा क्लेम नहीं करता बड़ी बड़ी चीज़ें कि मैं ये हूँ, ठीक है, बस मैं एक सिंपल, मतलब कह सकते हैं जॉब वर्किंग एक, मतलब मुस्लिम हूँ, बस मेरा अकीदा है और मैं प्रैक्टिसिंग भी हूँ बिल्कुल। ठीक है। तो आप क्या है अच्छा, सर, आपकी क्या तारीफ है? एक मिनट रुकिएगा अनीश भाई, 1 मिनट रुकिएगा। एमडी सोहेल, मैं अब आपको टाइम आउट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में बक-बक नहीं बर्दाश्त करता। आपको आना है तो लाइव आइए, आप इसके बाद अगर आप लाइव नहीं आएँगे तो मैं आपको निकाल दूँगा। ठीक है? चलें, थैंक यू सो अरे मच। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ भाई। सर मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि आप 1 मिनट सब्र कीजिए। जी। अच्छा, सर रोज़े-वोज़े रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं जी। ड्राई फास्टिंग रखते हैं सर 30 डेज़ की पूरी-पूरी, या छोड़ते भी हैं रोज़ा कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। बिल्कुल नहीं छोड़ते। सर आपको लगता है कि ड्राई फास्टिंग जो है वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? आपको लगता है सबको रखने चाहिए रोज़े? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब ये तब पर वो नहीं है, अगर कोई मतलब जो अंडर एज है या फिर वो सिक है तो उसके लिए मतलब है, प्रोविज़न है। रोज़े में ऐज क्या है सर? लड़का और लड़की की रोज़ा रखने के लिए क्या ऐज है? मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता है, बट जैसे जो नहीं कर सकता है, स्पेशली बच्चों-वच्चों को जो मतलब 5 साल से छोटे हैं, 6 साल से छोटे हैं, उनको हम मना करते हैं या फिर और उन्हें जो 8 साल से ऊपर है वो वैसे, रख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल रख सकते मतलब उन पे फ़र्ज़ हो जाते हैं ना, जब लड़की को हैज़ आ जाता है और लड़के को वेट ड्रीम्स हो जाती है तो वो रोज़ा रख सकते हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप समझते हैं कि ये रोज़ा उनके लिए फ़ायदेमंद है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, 12 बिल्कुल साल के फ़ायदेमंद। बच्चे के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है सर, ज़रा बताएँगे रोज़ा? ड्राई फास्टिंग कैसे फ़ायदेमंद है? अरे भई वो जो है क्रिएटर की इबादत करेगा और स्पिरिचुअल होगा, उसका माइंड फिलहाल क्रिएटर की कंसंट्रेट इबादत को होगा। छोड़ दीजिए ना आप, हम क्रिएटर की इबादत पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ड्राई फास्टिंग पे बात करते हैं ना, एक एक क्रिएटर आपको एक काम करने को बोलेगा ही क्यों जिसमें कोई नुकसान हो। जी। बिल्कुल, बिल्कुल इसका फ़ायदा है जनाब, क्योंकि जो आपका गट है, जो आपका मतलब एलिमेंट्री कैनाल है, वो जो होता है उसमें जो होता है वो आपका स्टमक खाली रहता है, जिसकी वजह से जो है पूरा वो क्लीन रहता है, एटलीस्ट जो है जितने भी पीरियड के लिए आप खाना नहीं तो खाते हैं। आपको ऐसा आप आपका जो, समझते हैं कि जो 8 से 12 साल के बच्चे हैं उनको रोज़ा रखना चाहिए, फ़र्ज़ है उन पे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो जो होता है एक तरह से उनका ओरिएंटेशन होता है वो, और वो मतलब हिदायत के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। सही है। चलें सर, मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर अंडर एज जो 18 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ड्राई फास्टिंग इज़ वेरी डेंजरस। आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, कि आपको इल्म नहीं था इस चीज़ का, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है सर कि एक शख्स कितना हट्टा-कट्टा है, कितना हेल्दी है, ये उसको खुद भी नहीं पता होता। हमारे यहाँ नॉर्मली ये रुझान नहीं पाया जाता कि जाके अपना 6 मंथली या 3 मंथली जाके चेकअप करवाएँ और चेकअप करके बताएँ। अब आप मुझे ये बताइए, एक स्कॉर्चिंग हीट में एक शख्स 55 डिग्री में मज़दूरी कर रहा है बाहर, ठीक है? तो वो कैसे ड्राई फास्टिंग करेगा सर? वो कैसे रोज़ा रखेगा? ड्राई फास्टिंग बिल्कुल कैसे कर करेगा? सकता है, अगर अगर मतलब ही बिलीव्स इन नहीं समवन सर, वो हू नहीं हैज़ कर सकता। क्रिएटेड बिलीव दिस। अपनी जगह वो मर जाएगा सर, नहीं कर सकता, डिहाइड्रेट हो जाएगा वो, नहीं कर सकता। 55 तो डिग्री अगर वो, स्कॉर्चिंग हीट में कोई भी if शख्स he नहीं कर is सकता। sick, and if he is sick and he has been prescribed not to do so, then he is exempted. So what's wrong in नहीं, it? नहीं, नहीं, आप जो बात करें ना वो मैं उस तरह से वो बात नहीं कर रहा। जो बीमार होते हैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, या बीमारी वाली कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे। एक हट्टा-कट्टा हाँ, शख्स भी है ना, एक सेहतमंद आदमी भी अगर एक स्कॉर्चिंग 55 हीट में अगर वो रोज़ा रखने की कोशिश करेगा ड्राई फास्टिंग, तो वो डिहाइड्रेशन से मर सकता है, ये बता रहा हूँ आपको। बट ऐसा हुआ नहीं है ना, लोग करते आए हैं और ये आप माशाल्लाह, और समझते हैं ना ऐसा नहीं हुआ है सर, ये आप समझते हैं ना, आपको किसने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ? भाई आप तो इस्लामोफोब है, आप एक्स मुस्लिम है, तो आप तो भाई मीन मेख निकालेंगे इन यार चीज़ों में। यजीद, सर यजीद देखिए, ये उस आप तरह इनकी की आवाज को पहचान रहे हैं? हाँ, मैं पहचान गया हूँ। देखिए सर, इस तरह आप की बातें पहचान रहे करने हैं से ना हमें फ़र्क ये नहीं कौन है? पड़ता कि इस्लामोफ़ोब हैं, हम क्या नहीं हैं। हम हमें अब ये फ़ज़ूल की डिस्कशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। जो ढंग की बिकॉज़ बात है ना सर, यू वो ये हैव एन आप एजेंडा टू अरे पुश। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आप मुझे ना देखिए, आपने पहली जो बात की वो भी इंतहाई बोगस बात थी।
ठीक है। कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो रोजा बिल्कुल नहीं रख सकते, इट्स वेरी डेंजरस फॉर देम। प्रेग्नेंट औरतें रोजा नहीं रख सकती, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो होती है वो रोजा नहीं रख सकती। ड्राई फास्टिंग के कोई फवायद एक आम आदमी के लिए नहीं है हजरत। ये आप अकीदा लेकर आए हैं, बिल्कुल रखिए रोजे जनाब, हम तो आपको नहीं कह रहे कि आप ना रखिए, लेकिन अकीदे को बीच में मत लेकर आइए ना। अगर अकीदा तो फिर कुछ भी कीजिए। हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि मेडिकली ड्राई फास्टिंग किसी सूरत ठीक नहीं है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब आप ये अपने अल्लाह को खुश करना आपने, तो सर आप बेशक 60 रोजे रखते रहिए, नफली भी रखते रहिए। सर खुश तो बिल्कुल हमें करना है, ये तो हमारा फर्ज है और इसीलिए तो हमें क्रिएट किया गया है। बट आप मेडिकली और साइंटिफिकली बात कर रहे हैं तो क्लीनिंग योर गट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस फॉर समवन हु सर वो कैन क्लीनिंग गट डू के लिए सच इंटरमिटेंट रोटी। फास्टिंग होती है, ड्राई फास्टिंग नहीं होती है सर, कंफ्यूज मत कीजिए उसको, आप कंफ्यूज कर अरे रहे हैं तो उसको। इंटरमिटेंट ही ना भाई, आप दिन में रोजे अरे रख रहे हैं, रात अरे को अरे इफ्तारी अरे कर अरे रहे हैं। अनीस भाई आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग अरे की स्पेलिंग बोलने आती है? तो दो, नहीं नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पता है इतना आपको क्या होता डर क्यों है? है? अरे 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 मैं तो बहुत डरता हूँ भाई आपसे। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है अनीस भाई? भाई आप अपने लफ्जों में बोलेंगे अनीस कि एक भाई दिन फास्ट किया, एक दिन अनीस खाना भाई खाया, 2 अनीस दिन भाई फास्ट इंटरमिटेंट किया, एक फास्टिंग दिन। क्या होता है? अनीस भाई इधर उधर फुदकिए मत। और इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है ये बताइए। अरे भाई छोड़-छोड़ के होता है उसमें, और क्या वो एक फैंसी तो उसका टर्म है ड्राई जो फास्टिंग जो से आप क्या मत ताल्लुक है भाई? उसका ड्राई फास्टिंग से क्या ताल्लुक है प्यारे भाई? भाई ठीक है उसमें पानी पीते हैं, इसमें पानी नहीं पीते, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट भाई जो होता है। अनीस भाई आपको कख नहीं पता किसी चीज का। आप अरे पढ़े लिखे एटलीस्ट हैं हियर अनीस मी भाई? आउट, मुझे अनीस भाई एक पढ़े 10 लिखे सेकंड हैं तो आप? बोलने दो यार। अनीस यू भाई पढ़े लिखे कीप हैं आप? अनीस भाई हेकलिंग मी मैन, यू आर अनीस भाई हेकलिंग पढ़े मी। लिखे हैं? अनीस भाई पढ़े लिखे हैं? आपको स्कूल स्कूल गए हैं? को मैट्रिक वैट्रिक किया हुआ है? आप बता दें सर, मुझे तो लगता है कि मतलब कि आई एम मोर क्वालिफाइड देन यू नो यू आर नॉट अनीस भाई, इन मुझे लगता टर्म्स है कि ऑफ आपने एजुकेशनल अचीवमेंट्स। देखिए अनीस भाई, हम बात इंटरमिटेंट फास्टिंग और ड्राई फास्टिंग के कंपैरिजन की कर रहे हैं जो आपको नहीं पता, ठीक है। अरे इंटरमिटेंट यार फास्टिंग और एटलीस्ट ड्राई फास्टिंग का आप हियर मेरा मी एक आउट फॉर मिनट यार, 30 एक सेकंड्स। मिनट खामोश हो जाइए ना, रुक जाइए, फिर मैं आपको बोलने दूंगा। आप छलांगे मारते रियली हैं इधर उधर, टॉपिक पे नहीं आते। रियली इंटरमिटेंट फास्टिंग और ड्राई फास्टिंग का ना कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग चंक्स में की जाती है और उसमें लिक्विड इनटेक बंद नहीं की जाती किसी भी सूरत, चाहे वो कॉफी है, चाहे वो पानी है, चाहे वो जूस है। ड्राई फास्टिंग किसी सूरत उसके साथ मैच नहीं करती, ठीक हो गया। अब आप मुझे ड्राई फास्टिंग के ना मेडिकल के बेनिफिट्स बताइए।